हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे एक बार फिर से आपका सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए और वो कैसे स्टॉक्स रखने चाहिए, किस कैटेगरी के रखने चाहिए, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आज 10 स्टॉक हम अपने पोर्टफोलियो में डिस्कस करेंगे। हम इन 10 स्टॉक्स को अगर अपने पोर्टफोलियो में रखें तो कितना रिटर्न बन सकता है, कैसा रिटर्न बन सकता है। और इन 10 स्टॉक को जो हमने दोस्तों आज लाए हैं, तो उसमें जो हमने कुछ क्राइटेरिया जो रखे हैं जो उनको पिक करने के लिए, तो इसमें देखा है कि दोस्तों इन स्टॉक्स के अगले 10 साल में कितने रिटर्न निकल सकते हैं, क्या फ्यूचर है इनका, मतलब आने वाले समय में इनके ग्रोथ के लिए कितना प्रोस्पेक्ट है, कर्ज जो है इनके ऊपर कर्ज कितना है इन कंपनियों के ऊपर, और ये इनका ईपीएस और आरओई क्या है। अभी आज के समय अगर देखें कि आरओई और ईपीएस कितना दे रहे हैं, और ये डेटा हमने दोस्तों खाली आज का नहीं निकाला, पिछले 5-10 साल का डेटा एनालाइज किया है, फिर उसके हिसाब से ये डेटा निकाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और अपने एनालिसिस शुरू करते हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, सो दैट आगे चल के जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊँ या अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो इस में कैटेगरी में हम देखेंगे, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर हम कोई स्टॉक्स ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस कंपनी का लॉन्जिबिलिटी देखना चाहिए कि क्या वो हमारी कंपनी अगले 5 साल 10 साल जिंदा रहेगी क्या। अगर दोस्तों अगर आपकी कंपनी अगले 5 साल 10 साल जिंदा रहेगी तो आपके ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आप उस स्टॉक्स में, उस इन्वेस्टमेंट से आप पैसा बनाएंगे, उसमें आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों ये देखना चाहिए। दूसरा चीज़ दोस्तों, अगर आप देख रहे हो तो उस कंपनी का या स्टॉक्स का फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट्स हैं जो हैं, या उसके जो मटेरियल्स हैं, या जो भी वो काम करती है, तो क्या आने वाले समय में उसके उस प्रोडक्ट्स की या उसके उस सामान की डिमांड रहेगी क्या। दो चीज़ दोस्तों। और इस हिसाब से कंपनी आज के दिन पे क्या कर रही है और उनके फ्यूचर प्लान क्या है। तो इन बेस पे हमने ये स्टॉक्स चूज किए दोस्तों। इस कैटेगरी में दोस्तों हमारा जो पहला स्टॉक्स आ रहा है वो टाटा मोटर आ रहा है। पहला जिसको पसंद किया है टाटा मोटर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एक्चुअली लेकिन इसको पहले बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आज के इस वीडियो में हम जो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे उनका डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कुछ काफ़ी सारे स्टॉक्स के इसके जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके डिटेल एनालिसिस करके वीडियो अपलोड किए हैं। तो अगर आपको डिटेल एनालिसिस जानना है तो आप वहाँ से आप देख सकते हो। प्लस इसके अलावा दोस्तों अगर जो स्टॉक्स के नहीं है और अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस लेके आएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। टाटा मोटर, जैसे मैंने बताया दोस्तों, टाटा मोटर हमारी पहली स्टॉक्स है जिसके ऊपर हमें लगता है कि अगले 10 साल में ये स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और टाटा मोटर ऐसा मुझे लगता है दोस्तों कि टाटा मोटर में वो पूरी कैपेसिटी है जो आने वाले समय में भारत की टेस्ला बन सकती है। अब वो क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों कि टाटा मोटर, जैसे मैं बताता हूँ, आने वाला समय हम देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे, फ्यूचर किस में डिमांड आने वाला है। आने वाले समय में डिमांड जो रहेगी ईवी में रहेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। और आज के समय में देखिए टाटा मोटर बाकी जो दूसरी ऑटो कंपनियां हैं लाइक महिंद्रा है, हुंडई है, जो भी है ईवी के सेगमेंट में दोस्तों टाटा मोटर उनसे काफ़ी आगे है। और आज के दिन पे अगर आप रोड पे भी देखेंगे तो टाटा मोटर, अगर 10 गाड़ी आप टाटा ईवी की देखेंगे तो उसमें से 10 में से 9 गाड़ी आपको टाटा की दिखेगी। तो आज के दिन में ईवी में दोस्तों टाटा मोटर की ईवी सेगमेंट में जो शेयर मार्केट शेयर है 90% का मार्केट शेयर लेके बैठे हैं टाटा मोटर। तो इस कैटेगरी में वो मार्केट के लीडर हैं आने वाले समय में, वो जिसके साथ मुझे लगता है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। एक चीज ये। दूसरा चीज देखेंगे दोस्तों, उनका जो टाटा मोटर के पूरे सेगमेंट में सबसे बड़ा जो उनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है वो जेएलआर से आता है, जैगुआर एंड लैंड रोवर से। जैगुआर एंड लैंड रोवर दोस्तों टाटा मोटर के टोटल रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 70% का कंट्रीब्यूशन करता है। तो जिस हिसाब से आने वाले समय में थोड़े इंटरेस्ट रेट अभी जैसे पीक हो गए, इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं, और यूरोप और चाइना में डिमांड रिवाइव हो रहे हैं, तो वहाँ से भी इनको अच्छे डिमांड्स की उम्मीद है और यहाँ से उनको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है दोस्तों। प्लस इसके अलावा देखेंगे दोस्तों कि ये टाटा की आने मैनेजमेंट की 2024 तक टाटा मोटर को एक डेट फ्री कंपनी करने का उनका टारगेट है। तो आप देखेंगे जब इन्होंने 2 साल पहले अनाउंस किया था तो उस समय टाटा मोटर पे करीब 70 से 80 हज़ार करोड़ का डेट था, जो आज के दिन को रिड्यूस होकर करीब 47,000 हो गया है। तो वो और उसके डेट फ्री कंपनी करने के
जो उनका टारगेट है उसके प्रॉपर ट्रैक पे चल रहे हैं। और अभी पिछले क्वार्टर में जब रिजल्ट आया था तभी भी उनके मैनेजमेंट का ये था कि हम ऑन ट्रैक हैं, 2024 तक हम अपनी टाटा मोटर को डेट फ्री कर देंगे। तो अगर कम दोस्तों टाटा मोटर डेट फ्री हो जाएगी तो भी इसमें बहुत बड़ी रेटिंग आ जाएगी। आज को जो आपके जो स्टॉक जो 500 रुपये मिल रहा है, अगर आने वाले 2 साल में ही इसका भाव 1000 रुपये हो जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी दोस्तों। एक चीज़, दूसरा चीज़ देखेंगे दोस्तों, अगर हम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इसमें कितनी है टाटा मोटर की, तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखेंगे दोस्तों तो इसमें एफआईएस, डीआईएस और इंस्टीट्यूशन के 33% की होल्डिंग है। तो इंस्टीट्यूशन का भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है इसमें, वो इसमें करे। तो इस तरह ये सब जो कुछ छोटे डेटा हमने ऊपर से एनालाइज किए, इसके आपसे मुझे लगता है कि आने वाले समय में टाटा मोटर आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। दूसरा स्टॉक जो हमने दोस्तों चूज किया है वो भी ऑटो सेक्टर से ही है। ऑटो सेक्टर में टू व्हीलर में बजाज ऑटो। बजाज ऑटो देखेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपने पिछला का 6 महीने का डेटा देखेंगे, 6 महीने में उसने अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दिया है। और आने वाले समय में भी बजाज के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक चीज़ तो ये। दूसरा दोस्तों जैसे मैंने बताया ईवी में ये भी कंपेयर टू अदर जो टू व्हीलर कंपनी लाइक टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प उनसे आगे हैं, ये उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। प्लस अगर हम इनके देखें दोस्तों कि आज के दिन में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका देखेंगे तो 19 से 20% के बीच में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। पीई देखेंगे 21 के पीई पे मिल रहा है। आरओई अगर रिटर्न ऑन इक्विटी हम देखेंगे तो 21% का आ रहा है। और दोस्तों इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर ने 55% होल्डिंग रखा हुआ है। और डेट फ्री, सबसे बड़ी चीज़ जो बोलता हूँ दोस्तों कि बजाज ऑटो एक डेट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है। और एफआईएस की होल्डिंग इसमें देखेंगे तो 24% की एफआईएस की होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर का जो अपडेट आया है दोस्तों तो उस क्वार्टर में एफआईएस और डीआईएस दोनों ने अपने स्टेक्स इसमें इंक्रीज किए हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों देखेंगे दोस्तों इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छा है, पीई वाइज बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आरओई देखेंगे सस्ता है, एफआईएस डीआईएस के स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं, वो प्रमोटर की होल्डिंग स्ट्रांग है। आने वाले फ्यूचर इनके से इसके लिए अच्छा दिखता है इसमें। तो दूसरा ऑटो सेक्टर से दोस्तों हम जो स्टॉक्स देख रहे हैं वो बजाज ऑटो। तीसरा स्टॉक जो देख रहे हैं दोस्तों हम वो भी ऑटो सेक्टर से टू व्हीलर से ही आयशर मोटर। आयशर मोटर में इसलिए लाभ दोस्तों को आप जैसे बोलेंगे एक सेगमेंट होती है कि आपको एक जैसे बजाज ऑटो है, ये टू व्हीलर में दोस्तों एक नॉर्मल मिडिल क्लास की बाइक बनाती है। लेकिन आयशर मोटर जो है वो लोगों को इंस्पिरेशन बेचती है। उनकी जो आज की जो नई जनरेशन है उनकी इंस्पिरेशन है, उनको शौक है मुझे बुलेट चाहिए, उसमें वो नए जो सेगमेंट ला रहे हैं, नए जो प्रोडक्ट उनके ला रहे हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा डिमांड आएगा दोस्तों। बीच में इनके थोड़ा स्लैग आ गया था इनके सेल्स में, जिसकी वजह से स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हो गया था, बट वापस उसमें डिमांड में उनके पिकअप आया है और स्टॉक्स देखेंगे अब वापस से ऊपर चलना चालू हुआ है, स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी इनके पैरामीटर्स की बात करें दोस्तों तो इनका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो 24% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बहुत अच्छा कहलाएगा। पी 34 का है दोस्तों, पी में थोड़ा कंपेयर टू अदर स्टॉक्स थोड़ा हाई है, बट आपको पता है जैसे कि प्रीमियम चीज़ें थोड़ी महंगी ही रहती है, तो इस हिसाब से इसको मार्केट थोड़ा ज़्यादा पी देता है। इसमें भी देखेंगे आप दोस्तों डेट जीरो है, 1 पैसे का कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर, तो इंटरेस्ट रेट बढ़े घटे कुछ भी हो इनको फर्क नहीं पड़ता, उल्टा इंटरेस्ट आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इनके जो डिमांड है उसमें और पिकअप होने के चांसेस दिखेंगे आपको दोस्तों। बाकी आरओई देखेंगे दोस्तों तो आरओई भी इनका 21% के आसपास में है। एफआईएस की होल्डिंग आप देखेंगे, एफआईएस इंस्टीट्यूशन किसने होल्डिंग करते थे, एफआईएस की इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी इसमें दोस्तों करीब 40% के आसपास की है। तो इंस्टीट्यूशन का काफ़ी स्ट्रांग होल्ड है इस स्टॉक के अंदर। बाकी कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, डेप्ट है, वो सब कुछ अच्छे हैं। इन पैरामीटर्स पे तीसरा जो स्टॉक हमें सबसे अच्छा लगता है दोस्तों आयशर मोटर है। फिर दोस्तों आते हैं अगले स्टॉक्स के ऊपर हमारे, जो एक बैंकिंग सेक्टर से है। बैंकिंग सेक्टर से हमारा अगला स्टॉक जो है दोस्तों वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक देखेंगे दोस्तों तो आप निफ्टी के जो दूसरे बैंक है लाइक एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इन सब बैंकों से कोटक बैंक मुझे थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट है काफ़ी स्ट्रांग है। उदय कोटक जी का जो विजन है वो काफ़ी अच्छा है। और स्टॉक्स आप देखेंगे कंपेयर टू अदर स्टॉक्स मार्केट को बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हालांकि कुछ पिछले 1-2 क्वार्टर कोटक बैंक अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू इट्स पीयर, बट अब समय ऐसा लग रहा है कि कोटक बैंक अब
चाल आ रही है और यहाँ से आपको कोटक बैंक आपको अच्छा रिटर्न देकर दे। बाकी दोस्तों अगर हम जो बैंकिंग में जो 2-3 चीज़ें मेन देखते हैं, अगर उसमें देखेंगे दोस्तों तो इसका ईपीएस देखेंगे, ईपीएस 60 के आसपास ईपीएस अर्निंग पर शेयर, और FY23 में ईपीएस इसका 75 का है, जबकि FY22 में इसका ईपीएस 60 का था। और आरओई देखेंगे दोस्तों तो 13.5 के करीब आ रहा है। एनपीए वाइज जो बैंकिंग एक मेजर इशू रहता है इनका, तो ग्रॉस एनपीए दोस्तों 2% के आसपास में है, नेट एनपीए इनका 0.37 के आसपास में है। और उसमें दोस्तों एफआईएसडीआई की होल्डिंग देखें, एफआईएसडीआई जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है इसमें दोस्तों 61% की इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। तो ये हिसाब से मुझे आप देखेंगे ग्रोथ वाइज भी कंपेयर टू इट्स पीयर इसके ग्रोथ काफ़ी अच्छे हैं, एनआईएम अच्छे हैं। एनआईएम आप अगर पिछले क्वार्टर का देखेंगे दोस्तों तो इसका एनआईएम से जो इनकम हुई थी, नेट इंटरेस्ट इनकम, जिनको ये जो लोगों को लोन बांटते हैं हम होते हैं, उससे जो उनको इनकम होती है वो करीब 41,000 करोड़ की है। तो वो हिसाब से कोटक बैंक बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक आप बैंकिंग से, फाइनेंशियल से अगर आप देख रहे हैं तो कोटक बैंक देख सकते हैं दोस्तों। तो फिर 5वां स्टॉक जो हमारा है दोस्तों वो भी बैंकिंग सेक्टर से। बैंकिंग सेक्टर से हमने दोस्तों 3 स्टॉक्स लिए हैं। जैसे हमने ऑटो सेक्टर से 3 स्टॉक लिए थे, वैसे ही बैंकिंग सेक्टर से हमने 2-3 स्टॉक लिए। तो अगला बैंकिंग स्टॉक्स जो हमारा दोस्तों है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक भी दोस्तों आज के समय में कंपेयर टू इट्स पीयर जो बाकी दूसरे बैंक लिस्टेड हैं निफ्टी के 50 में, इसमें मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ है बाकी सेक्टर से ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है। ये स्टॉक्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसका भी ईपीएस देखेंगे दोस्तों, ईपीएस करीब 95 का ईपीएस डिलीवर कर रहा है। अगर आरओई देखेंगे तो उसका 14% का आरओई है। एनपीए देखेंगे, एनपीए 2% का एनपीए है। नेट एनपीए इनका वो भी 0.59 है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से देखेंगे काफ़ी कम है, बहुत अच्छा कहलाएगा। बाकी अगर हम एनआईएम देखेंगे दोस्तों तो इनका एनआईएम जो बढ़ रहा है 3.2% के रेट से इनका एनआईएम बढ़ रहा है। और अगर इसमें देखो इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग देखेंगे दोस्तों, इंस्टीट्यूशन कितना होल्ड करते हैं, तो इसमें भी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग दोस्तों 69% की इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। एफआईएसडीआई जो अदर म्यूचुअल फंड्स ये सब जो होल्ड करते हैं करीब 69% का स्टॉक होल्ड करते हैं इस स्टॉक्स में। तो अगर दोस्तों जो मार्केट के बड़े प्लेयर हैं जिनको स्टॉक्स की कंपनी की ज़्यादा अंदर की इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो कि इसमें इतनी स्टेक्स है, इतनी होल्डिंग है, तो आप सोच सकते हैं कि स्टॉक्स में कितना दम होगा। बाकी छठवें स्टॉक हमारा जो है दोस्तों आज के दिन जो डिस्कस करें, सरकारी बैंक दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप बोलेंगे उसमें तो और भी स्टॉक्स है, सस्ते स्टॉक्स है, ब्लैक बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, और भी और बैंक है। तो दोस्तों कभी भी आपके साथ में किसी भी सेगमेंट में जाओ तो ट्राई करो कि आप उस सेक्टर के लीडर को लो, क्योंकि लीडर अगर चलेगा तो अपने आप सब बाकी पीछे आ जाएगा। लेकिन अगर कोई छोटा चल रहा है तो उसके दम पर लीडर नहीं चलता है। तो पीएसयू सेक्टर बैंकिंग का जो लीडर है दोस्तों वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगर स्टेट बैंक चलेगा तो सब चलेंगे, अगर स्टेट बैंक नहीं चलेगा तो कोई नहीं चलेगा। और स्टेट बैंक का भी आप देखेंगे दोस्तों पिछले 10 साल के ब्रेकआउट पे स्टेट बैंक चल रहा है, और 10 साल के बाद इसमें एक मूवमेंट आया है कि आने वाले समय में स्टेट बैंक मुझे आराम से यहाँ से आपका 1,000-1,200 तक का टारगेट दिखता है अगले 2 से 3 साल के अंदर ही। बाकी अगर हम इसके डेटास की बात करें दोस्तों तो इसके ईपीएस आप देखेंगे तो ईपीएस इसका 62 का है, आरओई 15.5 का है। तो ईपीएस और आरओई में भी काफ़ी अच्छा है। ग्रॉस एनपीए इनका थोड़ा हाई है, तो वो आपको जैसे पता है कि स्टेट बैंक की जो रीच है दोस्तों कंपेयर टू अदर बैंक्स बहुत ज़्यादा रीच है, इनकी बैलेंस शीट बहुत बड़ी है, तो इस हिसाब से इनका 3% का एनपीए, बट वो 3% का एनपीए इनके बुक साइज के हिसाब से मैनेजेबल है, ऐसा नहीं बोल सकते कोई रिस्की चीज़ है। और नेट एनपीए बात करें इनकी दोस्तों, नेट एनपीए 0.67% की है इनकी। और एनआईएम देखेंगे दोस्तों तो एनआईएम इनका 2.9% का एनआईएम है, जो नेट इंटरेस्ट इनकम जिनको जैसे हमने बताया आता है। बाकी एफआईएसडीआई से और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग करें देखें तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग दोस्तों इसमें 35.1% की है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कंपेयर टू आप देखेंगे कोटक बैंक या इंडसइंड बैंक इसकी थोड़ी कम है। बट आप देखेंगे कि दोस्तों की जो सरकारी बैंकें होती हैं उसमें थोड़े जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं निवेश करते या उसमें हाथ खींचते, बट जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, जिस हिसाब से इनको फ्री हैंड दिया जा रहा है, आने वाले समय में ये डेटा चेंज हो जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी दोस्तों।
तो आप इस हिसाब से देखिए तीसरा जो हमारा बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक्स है स्टेट बैंक है। बाकी सातवां स्टॉक जो हम दोस्तों लेके आए हैं वो आईटीसी कंज्यूमर सेगमेंट की दिग्गज भारत की 6वीं सबसे बड़ी कंपनी आईटीसी, जिसका हमने अभी एक पिछले महीने में ही शायद एक वीडियो बनाया है इसका डिटेल एनालिसिस। आप अगर उस आईटीसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आईटीसी दोस्तों आने वाले समय जो भारत का है वो कंज्यूमर जो कंजम्पशन बेस है वो होगा। तो जो कंपनियां कंज्यूमर सेगमेंट में है, कंजम्पशन स्पेस में है, वो ज़्यादा ग्रोथ करेंगी। तो आईटीसी उसी सेगमेंट में है दोस्तों। तो अगर आईटीसी की हम बाकी डेटा की बात करें, आईटीसी देखेंगे दोस्तों इसका ROE 29% का है जो काफ़ी अच्छा है। डेट की बात करें तो ₹1 का डेट नहीं कंपनी के ऊपर। ईपीएस इसका दोस्तों देखेंगे तो 15.5 का ईपीएस आ रहा है। पीई देखेंगे दोस्तों तो पीई इनका करीब 28 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो इस वजह से भी आप देखेंगे तो आईटीसी महंगा नहीं है और आने वाले समय में अगर इसके दूसरे जो स्टॉक्स है उसके सामने ये बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है। तो बाकी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखेंगे दोस्तों, इंस्टीट्यूशन कितनी होल्डिंग है इसमें। एफआईएस और डीआईएस दोस्तों इसमें 85.5% का इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। आप समझ सकते हो कि अगर 85.5% का इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है तो उनके पास ऐसी क्या होगा जिस वजह से ये स्टॉक इतना होल्ड किए हैं वो। तो अगर आने वाले समय में आप देखेंगे तो कंज्यूमर सेगमेंट के हिसाब से मुझे आईटीसी बहुत अच्छा लगता है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं दोस्तों। बाकी 8वां स्टॉक जो है दोस्तों हमारा वो भी कंज्यूमर और कंजप्शन स्टोरी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसी सेगमेंट की मार्केट लीडर हिंदुस्तान यूनिलीवर। आईटीसी जैसे मैंने बताया कि पहले सिगरेट के लिए जानी जाती थी, बट अब कंजप्शन में उन्होंने जो कंज्यूमर में अपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किए उसमें जो ग्रोथ करे, अब इसकी वजह से आईटीसी में ज़्यादा रीरेटिंग हो सकती है। हिंदुस्तान उसी सेगमेंट का लीडर है दोस्तों। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर देखेंगे दोस्तों तो उसका ROE अगर हम देखेंगे आज के दिन पे 21 का ROE है। ईपीएस अगर हम देखेंगे दोस्तों इसका ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर तो 43 का ईपीएस आ रहा है। डेट इसमें भी 0 है, ₹1 का डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, डेट फ्री कंपनी है। पीई वाइज देखेंगे दोस्तों 62 का पी है। पीई वाइज थोड़ा महंगा है स्टॉक्स, बट ये आईटीसी आज से नहीं है दोस्तों, सालों साल से हाई पीई मार्केट में कमांड कर रहा है। इसको हमेशा इसके प्रोडक्ट की वजह से, इसके बिजनेस की वजह से हाई पीई मार्केट देता आया है। ये नई चीज़ नहीं है, तो उसके लिए आपको इतना कुछ डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों अगर हम इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कितनी है तो इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग दोस्तों एफआईआई और डीआईएस की 26% की है। और इसकी जो प्रमोटर है दोस्तों, प्रमोटर जो इसके हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो पेरेंट कंपनी जो लंदन बेस्ड मेन कंपनी है उसकी होल्डिंग इसमें 62% की है। तो आप सब देखिए मतलब ज़्यादातर स्टेक्स ऑलरेडी इसके प्रमोटर ही लेके बैठे हैं, ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के पास जगह लेने की है नहीं, तो इस हिसाब से इसका इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग आपको थोड़ा कम दिखेगा। अगर मैं इंस्टीट्यूशन और प्रमोटर होल्डिंग की मिला दूँ तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे करीब 88% ये इन दोनों जन के पास ही खाली स्टॉक्स पड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से आप देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आपको एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाना है तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर हमारा 9वां स्टॉक जो है वो एक एनबीएफसी स्टॉक से, एनबीएफसी सेक्टर का लीडर बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के ऊपर भी दोस्तों हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप वहाँ से उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा बजाज फाइनेंस में बिजनेस प्रोफाइल उसका क्या है, वो कैसे काम करती है, कैसे ग्रोथ करी है। बाकी दोस्तों अगर हम बजाज फाइनेंस की अदर डेटास की बात करें तो उसका ईपीएस आप देखेंगे दोस्तों करीब 170 रुपीज़, अर्निंग पर शेयर जो उसका आ रहा है 170 रुपीज़ का आ रहा है। ROE आप देखेंगे 20% का आ रहा है। पीई 36% का है दोस्तों। बाकी इसके रेवेन्यू और टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो दोनों ग्रोथ करें दोस्तों, टॉप लाइन बॉटम लाइन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 29% के आसपास में ग्रो कर रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से पिछले जैसे 10 साल में ये मल्टीबैगर बना है, तो मल्टीबैगर आने वाले समय मल्टीबैगर तो नहीं है बट एक सॉलिड कंपाउंडर जरूर है। बजाज फाइनेंस आने वाले समय में मुझे आराम से यहाँ से 15 से 16 हज़ार का टारगेट दिखता है अगर किसी का 5 साल 7 साल का व्यू है तो। एक ये दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों 10वां जो स्टॉक आता है हमारे कैटेगरी में आईटी सेक्टर का, आईटी मेजर इन्फोसिस। आईटी सेक्टर का टॉप लीडर जो आज के दिन में हमारी कंपनी है टीसीएस है, बट टीसीएस की दोस्तों हमने इसलिए नहीं चूज की कि उसका जो मार्केट कैप है
जो उसकी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से TCS में यहाँ से आने वाले समय में ग्रोथ करने के बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं दिखते हैं, और इन्फोसिस में हालांकि दिखते हैं। इन्फोसिस अगर आज के हम देखेंगे दोस्तों काफ़ी करेक्ट भी हुआ है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। एक टाइम में था कि इन्फोसिस का वैल्यूएशन थोड़ा महंगा हो गया था, बट करेक्शन के बाद अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और इन्फोसिस के ऊपर में भी दोस्तों हमने एक डिटेल एनालिसिस बनाया है, अगर आपको उसको देखना है इसके ऊपर तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और इन्फोसिस की अगर हम बाकी डेटा की बात करें दोस्तों, तो अगर हम इसकी EPS की बात करें, EPS इसका 58 का है। ROEC अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखेंगे 31% का है। ROE देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 31% का है। डेट 0 है इसमें भी, किसी भी कंपनी के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर भी दोस्तों डेट कुछ भी नहीं है। PE देखेंगे 22, जैसे मैंने बताया कि इसका एक समय PE 33, 34 चला गया था, वहाँ से करेक्शन के बाद PE 22 चल रहा है। बीच में 19 के 17 के आसपास में PE आ गया था, तो उस समय जब 17 के PE पे आया था तभी हमने रिकमेंड किया था कि आप इन्फोसिस को यहाँ से बाय करना चालू कीजिए। बाकी दोस्तों अगर हम इसकी बात करें आने वाले समय में, तो आने वाले समय में IT स्टॉक्स में जो AI, ChatGPT ये सब आ रहे हैं, ये सब जो है दोस्तों डेवलप करने का काम जो है हमारे IT कंपनीज ही करेंगी। आने वाला समय इंफॉर्मेशन का है, टेक्नोलॉजी का है, जिसकी वजह से मुझे लगता है इन्फोसिस में आपको जरूर निवेश करना चाहिए। और इसका करेक्शन का जैसे मैंने बताया 2-3 कारण थे, एक वैल्यूएशन इनके महंगे हो गए थे, प्लस दोस्तों US में जो बैंकिंग क्राइसिस चल रही थी, तो उसकी वजह से जो इनका BFSI इनकम है वो थोड़ा कंसर्न था, जिसकी वजह से करेक्शन आया था। ये दोस्तों 10 स्टॉक्स है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख के एक चैन की नींद भी सो सकते हैं, और आप आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। आने वाले समय में इसमें अच्छे मुझे भविष्य दिखता है। जैसा मैं दोस्तों बोलता हूँ, आने वाला समय इंडिया का है, और ज़्यादा अगर फोकस कीजिए कि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर। तो ये जो हमने जो स्टॉक्स चूज किए, तो मेनली देखा, ये फोकस रखा कि आने वाले समय में जो भारत का ग्रोथ होगा तो किस सेक्टर में होगा, और उस सेक्टर से कौन सी कंपनीज को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस हिसाब से दोस्तों को लेके आए, और इसमें हमने ट्राई किया कि जो कंपनियां वैसे ले जिसके ऊपर ज़्यादा कर्जा ना हो, डेट फ्री हो, उनका एक कंसिस्टेंट इनकम आ रहा हो। तो इस हिसाब से हमने ये दोस्तों 10 स्टॉक आपके लिए एनालाइज किए हैं। अगर आपको इसमें निवेश करना है तो एक बार देख सकते हैं, बट इससे पहले इन स्टॉक्स में निवेश करने के पहले दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ और स्टॉक्स एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।